नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज में। खबरों के दंगल में आपके साथ हम फिर से उपस्थित हैं आज के अपने डिबेट के इस लोकप्रिय शो मुद्दे की चर्चा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत ने रचा इतिहास 2024 में किसके भारत ने रचा इतिहास 2024 किसके लिए होगा खास। इस मुद्दे पर आज हम डिबेट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी कल ही चंद्रयान जो हमारा गया उसको लेकर के पूरी दुनिया भर में जिस प्रकार का वातावरण बना, भारत सहित पूरे दुनिया भर से कई राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के वैज्ञानिकों को बधाई संदेश दिया। वहीं पर भारत के अंदर भी वो उल्लास, वो हर्षोल्लास था जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी उल्लास के बीच में कई तरह तरह के बयान आए, लेकिन उसमें से एक बयान ये आया राजनीतिक हलकों में, सभी राजनीतिक दल में, सत्ता पक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल और विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल में इस बात की होड़ लग गई है कि यह अभियान किसके लिए फायदेमंद है और इस अभियान की श्रेय लेने के लिए दोनों ही पार्टियों में मारधाड़ शुरू हो गई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी शासित गठबंधन दल और दूसरी तरफ विपक्ष में कांग्रेस पार्टी ने सीधे कहा है कि यह नेहरू जी की देन है। और नेहरू को लेकर के जब ये बात आगे बढ़ी तो इसको लेकर के काफी एक दूसरे पर वार छिड़ गए हैं। फिलहाल आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और इसरो के इतिहास से लेकर के बहुत सी चर्चाएं इसके बीच में होंगी। जैसा कि अभी हमारे और पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उनके हम परिचय करा देते हैं आपके। पहले पैनलिस्ट हमारे हैं शिवेंद्र सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हमारे साथ में रखेंगे। दूसरे पैनलिस्ट हमारे हैं चंद्रशेखर मिश्रा, आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। इसके बाद हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में अभिनव पांडे जी हमसे जुड़े हुए हैं। हम डिबेट को शुरुआत करने से पहले कुछ विषय यहां पर रखना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसरो आज भारत का सबसे प्रमुख अंतरिक्ष शोध संस्थान है, जिसने 1969 में पूरी तरह से अंतरिक्ष शोध संस्थान के रूप में उसको बनाया गया। लेकिन 62 में एक समिति बनी थी जिसको नेहरू जी ने अप्रोच किया था और 62 की उस समिति के बाद 69 में इसरो को भारत का एक अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में काम करने वाला एक अंग के रूप में बनाया गया। धीरे धीरे इसरो अपनी प्रगति पे बढ़ता गया और 1975 में आर्यभट्ट के नाम से पहला परीक्षण किया। 1975 के बाद हम लगातार रुके नहीं और इसरो अपने इतिहास में एक नए नए आयाम जोड़ता गया। उसके बाद में आर्यभट्ट को छोड़ा, फिर भास्कर को छोड़ा, फिर रोहिणी को छोड़ा और लगातार हर वर्ष कुछ ना कुछ नए नए काम करता रहा। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई ने सैन्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रयोग न करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर ज्यादा ध्यान दिया। उसके बाद भारत की विज्ञान क्षमता को लोहा दुनिया भर के लोगों ने माना। पहले यह परमाणु ऊर्जा अनुसंधान से जुड़ा हुआ संगठन था, बाद में इसको इसरो 1969 में पूरी तरह से बनाया गया। अभी भारत के इसरो ने दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा आयाम तय किया और खासतौर पर चंद्रयान 3 के बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत दुनिया का बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर के उभरा है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगभग भारत की जो विश्व में जो आय है अंतरिक्ष के क्षेत्र से वो 1 to 3% है। लेकिन वहीं पर अभी कई ऐसी एजेंसीज अर्थ क्षेत्र में रहने वाले अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि भारत के इस प्रोग्राम के सफल होने के बाद, चंद्रयान 3 के बाद भारत की हिस्सेदारी दुनिया में 10% तक पहुंच सकती है 2038 तक। और आपको बता दें कि भारत में 140 स्टार्टअप हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसरो के चंद्रमा पर उतरने के बाद उन 140 स्टार्टअप को बूस्टर मिलेगा और बहुत से लोग उसमें पैसा और फंडिंग देने का काम करेंगे। आपको बताएं कि इसरो एक के बाद एक नए आयाम लिखता चला आया है। इसरो के पास एक सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि इसरो सबसे सस्ता अपना मिशन पूरा करता है, चाहे वो चंद्रयान प्रथम रहा हो या चंद्रयान 2 रहा हो या चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की लागत चंद्रयान 2 से भी कम रही। आपको बताएं कि इसरो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मंगलयान को जो हमने भेजा था वो आजकल की जो फिल्में हैं आदि पुरुष और सब, इनके भी बजट से कम है। आपको बताएं कि अभी जो चंद्रयान 3 गया है उसका भी बजट बहुत ही लो रहा, 616 करोड़ का। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इसरो का जो ये मिशन हुआ है वो 616 करोड़ का नहीं, वो अरबों खरबों करोड़ का है हमारे उन भारत के वैज्ञानिकों का, जिन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया, इस मिशन के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया और भारत माता के तिरंगे को दुनिया में वो सम्मान दिया जिसकी हम भारत का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के कल्पना करता है। इस डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रशेखर मिश्रा जी के पास। कांग्रेस के प्रदेश सचिव चंद्रशेखर मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी,
आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अब मिल रही है। चंद्रशेखर जी, मेरा यह कहना है कि चंद्रयान-3 की बधाई पूरी दुनिया हमें दे रही है, पूरे देशवासी भारत के वैज्ञानिकों को दे रहे हैं और भारत का मान स्वाभिमान बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद अचानक कांग्रेस पार्टी ये क्लेम करने लगी है कि यह उपलब्धि नेहरू जी की है और कांग्रेस पार्टी की है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी नहीं, ये सारा देश और विश्व जानता है कि शुरुआत कहां से हुई। नेहरू जी को जब हिंदुस्तान मिला था 200 साल की गुलामी के बाद, यहां सुई भी नहीं बनती थी और उन्होंने 1946 में ही विजन कर लिया था। 1962 में मूर्त रूप आया, 69 में जैसा कि आपने बताया क्रमशः सतत विकास हुआ इसका। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जिसकी सोच थी वो निश्चित रूप से बधाई का पात्र है, जिसने आधारशिला रखी, होमी साहब, विक्रम साहब, वो बधाई के पात्र हैं। हमारे समस्त वैज्ञानिक, उनकी पीढ़ियां जो इसमें अनवरत चले आ रहे हैं, हमारे शोधकर्ता जो हैं, भाई बहन, वह सब बधाई के पात्र हैं। ये पूरा राष्ट्र 140 करोड़ की आबादी की प्रार्थना स्वीकार हुई है और हमने विश्व में कीर्तिमान रचा है। तो इसमें कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि नेहरू जी की भूमिका नहीं। चंद्रशेखर जी, बीच में मैं ये रोकना चाहूंगा आपको। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब देश इतना हर्षोल्लास में था और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा था, तभी आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं, पूर्व वहां के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक बयान दे करके इस पूरे कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने कहा 17 महीने से इसरो को, वैज्ञानिकों को पैसा नहीं मिला या वेतन नहीं मिला। तो ये सब बयान देने की क्या आवश्यकता थी कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने वहां हस्तक्षेप किया होगा। आपने जैसा कि बताया कि कितने आर्यभट्ट और तमाम छोड़े गए। आप पूरे परिदृश्य को देखिए, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड की असफलता, थर्ड मंगलयान, यह सब जब भी हुआ है तब पूरे टीवी पर वैज्ञानिक छाए रहते थे, उनका साक्षात्कार होता था। इसरो के ऑफिस में प्रधानमंत्री जाकर नहीं हस्तक्षेप करते थे। इसरो की लैंडिंग हो रही है और लैंडिंग होते समय वैज्ञानिकों से बात करना चाहिए, उन शोधकर्ताओं से बात करना चाहिए। बीच में इंटरप्ट प्रधानमंत्री ने कर दिया तो निश्चित है विपक्ष इस बात को बोलेगा कि ये उपलब्धि की तरह ना लीजिए। और इसके पहले मंगलयान छोड़ा गया, चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया, या तमाम हमारे जो भी गए हैं, उसमें आप ये बताएं कि कभी कांग्रेस के भी मंत्री आकर के और प्रवक्ता आकर के पीठ थपथपाने लगते थे टेलीविजन पर और उनका साक्षात्कार चलने लगता था? देखिए, शुद्ध रूप से बात होनी चाहिए। कोई डॉक्टर ऑपरेशन, कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हमारे शिवेंद्र सिंह जी हैं, मैं शिवेंद्र जी से कहूंगा कि शिवेंद्र जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार चंद्रयान-2 गया, चंद्रयान-3 क्षमा करिएगा, और चंद्रयान-3 के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार हमला किया और कहा कि इस अभियान की पूरी जो श्रेय है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जाता है, नेहरू जी को जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री को, और जिस प्रकार 17 महीने से वेतन नहीं मिला, इसकी चर्चा करी गई। और अभी एक बड़ा आरोप लगाया कि वहां पर जब बैठे हुए थे, यानी जब ये लैंडिंग प्रोसेस पूरा चल रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने बीच में क्यों आए? इन तीनों प्रश्नों का कृपया उत्तर दें। बस कांग्रेस की पीड़ा यही है कि आज देश का प्रधानमंत्री सेना के साथ क्यों जाकर खड़ा हो जाता है। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो पूरी रात देश का प्रधानमंत्री सेना के सैनिकों के साथ वहां पर जागता है, जो उनका उन्होंने वार रूम बना रखा था, वहां से उस पूरी वार को देखते हैं। और इनकी पीड़ा यह है, जो इन्होंने कहा, हमारे जो कांग्रेस के बंधु हैं, नेता हैं, इन्होंने इस बात कहा कि वहां माननीय मोदी जी क्यों गए थे। 2019 चंद्रयान-2 सबको याद होगा, हम सफलता चुनने को थे, लेकिन सारी चीजें इंसान के हाथ में नहीं है, कुछ नियति भी नियत करती है। और कहीं एक थोड़ी सी चूक के हम उसमें विफल हुए, पूरी तरह विफल नहीं हुए, इसको भी स्वीकारना होगा। चंद्रयान-3 अगर पहुंचा है तो चंद्रयान-2 की बदौलत पहुंचा है, इसको स्वीकारना होगा। अगर उसमें हम विफलता हुए, हमारे वैज्ञानिक थोड़ा सा निराश हुए, अगर उनका हौसला अफजाई इस देश का प्रधानमंत्री करता है, जो 125 अरब देशवासियों का नेतृत्व करता है, अगर वह देश के वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करता है। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, सदा सूरज नहीं डूबा, सुनो श्यामल अंधेरों में,
पुनः दिनमान दमकेगा उदित स्वर्णिम सवेरों में, कभी मायूस ना होंगे छड़ी की शाम होने से, न पीछे पैर खींचेंगे जरा नाकाम होने से। और उनकी है दृढ़ संकल्प शक्ति थी, उन्होंने उन वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और वह हौसला ही था कि 2019 में और 2019 के बाद तुरंत 2023 तक हम पूरा तैयार हो गए और चंद्रयान 3 हमने लॉन्च कर दिया और उसका सफल परीक्षण आज दुनिया ने देखा है कि चंद्रयान भारत का चांद पर पहुंचा है और ऐसे स्थान पर पहुंचा है जहां दुनिया का आज तक कोई भी, चाहे रूस हो चाहे अमेरिका हो, सोवियत संघ हो, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि 17 महीने से इसरो के लोगों को वेतन नहीं मिला, वैज्ञानिकों को। दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं वो उनका कोई बहुत मायने नहीं रखता है। उनके तो दिग्विजय सिंह कभी पाकिस्तान की भाषा ही बोलने लगते हैं, कभी बांग्लादेश की भाषा बोलने लगते हैं। तो ये कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कोड की तरह है। दिग्विजय सिंह, इसको कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार ये मेरे प्रवक्ता बैठे हुए हैं कांग्रेस के, इनको स्वीकार करना चाहिए कि कई बार दिग्विजय सिंह जी के बयानों से कांग्रेस के तमाम नेताओं को आकर उनके बचाव के लिए सामने आना पड़ा है। अगर मैं बयानों पर जाऊंगा तो बहुत सारे उनके बयान हैं जिसने पूरे देश को पीड़ा पहुंचाई है और कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाया है। अभिनव जी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ अभिनव जी हैं। अभिनव जी, मैं पूछना चाहूंगा कि ये तो हर्षोल्लास का विषय है, भारत ने एक कदम आगे बढ़कर के विश्व में अपना डंका बजाया है। और द्विवेदी जी 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 बीच में विघ्न डाल रहा हूं, मेरी बात स्पष्ट हो जाए। सिंह साहब जो बोल रहे थे क्लियर होना चाहिए। देखिए, कोई ऑपरेशन जब होता है तो जब ऑपरेशन संपूर्ण हो जाता है बधाई तब दिया जाता है। चंद्रयान का वो पार्ट 600 मीटर चंद्रमा के तल से दूर था और उससे पहले प्रधानमंत्री उस हैंडल पर आ जाते हैं और अपना भाषण देने लगते हैं। क्या इसके पूर्व में ऐसा हुआ? नंबर 1। और अगर सेना के साथ खड़े हो सकते हैं, इसरो में खड़े हो सकते हैं, तो मणिपुर में क्यों नहीं खड़े हुए? बात आप दिग्विजय सिंह पर, जब सब जगह खड़े हो भाई, दुख में भी खड़े हो, 80 दिन तक मणिपुर में खड़े होने का साहस नहीं हुआ? जहां उपलब्धि लेना है, सीना के बीच फोटो खिंचाना है, वहां आप खड़े हो जाते हो, और जहां चीजें खराब हो रही हैं वहां आप एक शब्द नहीं बोलते हो। खड़ा होना तो दूर की बात है, 600 मीटर तल से दूर था और बीच में इन्होंने इंटरप्ट कर लिया। और यही नहीं, आपने भी पढ़ा होगा कि इतने लाख लोग देख रहे थे और प्रधानमंत्री जी का पदार्पण होता है उसपे और तुरंत कितने लाख लोग घट जाते हैं। नहीं, लेकिन मैं नहीं, ये राष्ट्र कह रहा है, ये वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। चंद्रशेखर जी मैं ये कह रहा हूँ, चले अब आप आगे बोल। चंद्रशेखर जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री जो है वो भारत के प्रधानमंत्री है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे उनका विशेषाधिकार है कि वो आ सकते हैं। भारत की एक लोकतांत्रिक जनता ने उन्हें चुन करके प्रधानमंत्री चुना है। आप क्या चाहते हैं वहां किसको, कौन एड्रेस करता है? आप बताइए, किसको एड्रेस वहां करा दिया जाए? क्या विपक्ष के नेता को एड्रेस कराया जाए या वहां पर जो चीनी मीडिया टाइप के लोग हैं उनका इंट्रोडक्शन कराया जाए? देश का प्रधानमंत्री ही उन्हें संबल दे सकता है। रही बात, अभी आपने कई प्रश्न उठाए, उसका उत्तर शिवेन जी देंगे, लेकिन पहले अपने राजनीतिक विश्लेषक के पास चलते हैं। अभिनव जी। जी सर। अभिनव जी, अब मेरा मानना है कि जब देश बड़े कीर्तिमान रचता है तो उस कीर्तिमान में खलल नहीं पड़नी चाहिए, और राजनीतिक दल जब श्रेय लेने का होड़ लेते हैं तो कई ऐसी चूक भी करते हैं जब देश के बड़े आयाम पर वो करते करते कभी संस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं और कभी कभी संस्था के नाम पर प्रधानमंत्री पद पर भी वो आरोप लगाना प्रारंभ कर देते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना प्रश्न करना चाहता हूं कि पहली चीज कि क्या प्रधानमंत्री का वहां पर बोलना गलत था? दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी का ये श्रेय, ये राजनीतिक आपाधापी बनाना और राजनीतिक रूप से एक दूसरे का श्रेय लेना, क्या ये जायज है? तीसरी चीज, 2024 में क्या इसका लाभ इन दोनों में से किसी को मिलेगा? सर, प्रथम तो मैं इसरो को बधाई दूंगा जी कि आज हम चांद तक पहुंचे और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमने अभी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जी। दूसरी बात, मेरा मानना है कि कहीं भी एक प्रधानमंत्री का बधाई देने के लिए उसका क्रेडिट लेना, उसका श्रेय लेने की कोशिश करना गलत नहीं है। ठीक है, उन्हीं के शासनकाल में इसरो इस मुकाम तक पहुंच पाया। कहते हैं कि बढ़ावा देने से ही किसी को बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने मेहनत किया, परंतु मेरा कहना एक बात और है, अगर प्रधानमंत्री जी एक साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का श्रेय अपने साथ ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को भी बधाई देनी चाहिए, बिल्कुल, जिन्होंने
जी, जैसे इन्होंने इसरो जैसे मतलब अंतरिक्ष विभाग को 1969 में गठन किया और 1972 में इसरो का नाम दिया। एक बड़ी सोच के तहत इन्होंने अपना काम शुरू किया। वो धीरे धीरे आज हमारा देश जब मोदी जी प्रधानमंत्री जी को दिया गया तो 2014 में हम एक बड़ा मुकाम हासिल कर टेक्नोलॉजी में। इसी के तहत मोदी जी ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो मेरा मानना इतना था कि अगर प्रधानमंत्री जी इस प्रोजेक्ट को लेते हैं कि हमारे शासनकाल में ये हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को भी इस बात के लिए बधाई मिलनी चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि आज हम चंद्रमा तक हैं। और एक मैं राजीव शिवेंद्र जी आवाज आ रही? शिवेंद्र जी, राजनीतिक दल को नहीं आना चाहिए, वो चाहे सेना का स्ट्राइक हो, सेना की मेहनत हो, चाहे दीजिए साइंटिस्ट तो पागल। अभिनव जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से आपकी आवाज नहीं आ पा रही, इसलिए हम शिवेंद्र जी के पास जा रहे हैं। शिवेंद्र जी आवाज आ रही? शिवेंद्र जी, अभी चंद्रशेखर मिश्रा जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने बड़ा तगड़ा प्रहार आप पर किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के उन्होंने कहा कि अगर वो सेना के स्ट्राइक पे खड़े हो सकते हैं, मून यान पे अगर रह सकते हैं, मून के ऑपरेशन पे, तो फिर वो मणिपुर पे चुप क्यों रहे? एक बड़ा प्रहार आपकी तरफ है, बताइए साहब। ये कहना ही इनका बिल्कुल गलत है कि वो चुप रहे। दूसरे दिन आज तो सारी चीजें उपलब्ध है, गूगल भी उपलब्ध है, यूट्यूब भी उपलब्ध है, सारे न्यूज चैनल के वीडियो उपलब्ध है। जैसे ही घटना की जानकारी आती है, माननीय मोदी जी मणिपुर के बारे में कहते हैं, मणिपुर हमारे लिए हमारा जिगर है। मणिपुर के लिए माननीय मोदी जी के शब्द होते हैं और पूरे राष्ट्र पूरे जी 80 दिन बाद 36 के लिए बोले थे और 36 सेकंड में भी लगभग 20 सेकंड छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात बोले थे। 79 डेज बाद वो झूठ। देखिए मोदी जी झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ मत बोलिए आप उनके प्रवक्ता होकर के, प्लीज। ये आप टिप्पणी मत करिए। अगर मैं नेहरू पर टिप्पणी करने आ गया, राजीव पर टिप्पणी तो करिए टिप्पणी करिए। नहीं तो झूठ आप बोल रहे हो। दूसरे दिन वहां का उसके मुख्यमंत्री को नहीं पता था, 15 दिन तक FIR नहीं हो पाया। आप कह रहे हो मोदी साहब को पता था। ये सरासर झूठ है। ये पत्रकार ने बताया कि दूसरे दिन दूसरे दिन मैंने कहा जैसे ही माननीय मोदी जी के पास जानकारी आई, न्यूज चैनलों में आया, माननीय मोदी जी न्यूज चैनलों में जनता को संबोधित करने, राज्य को संबोधित करने, मणिपुर की घटना पर मणिपुर के बारे में कहा था मेरा जिगर है। माननीय मोदी जी को 600 मीटर तल से दूर है जानकारी आ जाती है और 79 डेज तक जानकारी नहीं आती है। वाह साहब, बहुत बढ़िया अमृतकाल चल रहा है। आप बोल रहे थे मैं चुप। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि बौखलाई हुई है। इसके चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उसके नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो। जब आप बोल रहे शांति से सुन रहा था। शिवेंद्र जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। शिवेंद्र जी मेरा एक आपसे प्रश्न है कि अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि नेहरू जी ने इसरो की स्थापना करी या इसरो की स्थापना में उन्होंने जो गठन किया, तो इस पे आपको आपत्ति क्या है? और मेरा मानना है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मान दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री नेशनल म्यूजियम खोल दिया जाकर के दिल्ली में और सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में बताने का काम किया। तो आपको आपत्ति क्या है? अगर मान लीजिए इसरो की उपलब्धि को लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी बोल ही रही है, तो इसमें तो श्रेय जाता है ना नेहरू जी को। आप सुनिए ना मेरी बात। मैं कहा इस चीज को कौन भारतीय जनता पार्टी के कौन से वक्ता ने, कौन से प्रवक्ता ने इस बात को इग्नोर किया है, इस बात को डिनाई किया है कि इसरो की स्थापना नेहरू जी के समय नहीं हुई। सच को स्वीकारना चाहिए। देश आजाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इसमें 1958 में इसरो की स्थापना हुई, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन यह भी स्वीकारना चाहिए कांग्रेस के नेता को कि अब तक 89 मिशन लॉन्च हुए हैं इन पूरे आजादी के 75 सालों में, और 43 मिशन जो है वो मात्र 8 सालों में लॉन्च हुए हैं, माननीय मोदी जी के आज से 9 सालों के बीच में। एक कितना बड़ा अंतर है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में किसी सरकार ने कितना काम किया, ये आंकड़े बताते हैं, गूगल बताता है। तो इनको भी सत्य को स्वीकारना चाहिए। हमने तो नेहरू का अपमान नहीं किया,
लेकिन इनको मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। यह बात कांग्रेस के ध्यान में रखनी चाहिए। चंद्रशेखर जी, कम से कम देश का विरोध न करें, देश के। चंद्रशेखर जी, अब उन्होंने कहा, अब 1962 में जब ये समिति बनी थी, उसके बाद जब इसरो की स्थापना की गई तो उस समय तक तो नेहरू जी इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक तरह से तो भारतीय जनता पार्टी का कहना भी ठीक है कि इसरो की स्थापना नेहरू जी ने नहीं करी थी। कहीं आप लोगों की जानकारी में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, पहली बात तो इन्होंने 58 बता दिया, उसको सुधार ले। 63 में इसरो की स्थापना हुई थी जी। नहीं, 63 में नहीं हुई। 63 में, यहाँ चंद्रशेखर जी आपको ठीक करना चाहूंगा, 63 में सिर्फ एक कमेटी बनाई गई थी जो परमाणु ऊर्जा अनुसंधान जो मंत्रालय था उसके माध्यम से होमी जागीर भाभा इसका नेतृत्व कर रहे थे विक्रम साराभाई के साथ। और ये 69 में जाकर के इसका फाउंडेशन पड़ा, जिसको पूरा नाम जो बताया गया वो 1973 के करीब में दिया गया। 1972 में। तो क्या, तो जो अभी आरोप लगा रहे हैं भाजपा के लोग कि साहब ये आधी जानकारी पे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नेहरू ने किया, हाँ फाउंडेशन जरूर शुरू किया, प्रारंभ जरूर शुरू किया, अंतिम परिणति नेहरू जी की नहीं थी। 1958 में शुरू किया ना, 1958 में शुरू किया ना, मैंने वही बात तो कही। अभी हम महोदय बता रहे हैं कि चंद्रशेखर जी, शिवेंद्र जी आप शांत रहिए, चंद्रशेखर जी जवाब लेते हैं। देखिए, जो हमें जानकारी है कि 72 में इसरो को DOS के अंतर्गत लाया गया। जी जी, बाकी मैं बहुत नहीं जानता हूं। 1973 में इसरो को DOS के अंतर्गत लाया गया। किसी चीज को अगर किसी चीज के अंतर्गत लाया गया यानी उसके पूर्व में वो अपने अस्तित्व में आ चुका था। मुद्दा ये नहीं है। देखिए, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये सुन लीजिए कि मैं मोदी जी का इस तरह विरोधी नहीं हूं कि मैं बौखला जाऊं, लेकिन संसद का उद्घाटन होता है, आप राष्ट्रपति का नाम नहीं लोगे। इतना बड़ा घटनाक्रम होता है, आप अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिनका सहयोग रहा उनका नाम नहीं लोगे। वैक्सीनेशन होता है, आप गली गली पर थैंक यू मोदी जी वैक्सीन लगाने के लिए यह लगाओगे, सारी उपलब्धि स्वयं ले लोगे। यह गलत है मित्र। इस सरकार के आने से पहले चंद्रशेखर जी, वैक्सीन का तो आप लोग विरोध कर रहे थे और आप संसद भवन बनने का विरोध कर रहे थे, बल्कि वैक्सीन संसद भवन बनने के लिए आप ही की पार्टी की मीरा कुमार जो लोकसभा अध्यक्ष थे उन्होंने प्रारंभ करा था। द्विवेदी जी, एक चीज पहले क्लियर होने दीजिए। मैं इनको ये बता दूं कि विरोध कहां, विरोध ये है कि आप उपलब्धि लें, लेकिन कहने का मतलब है कि अपने अतीत को, लोगों को, जैसे मोदी जी को लोगों ने समझाया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ 70 साल में। तो एक लेखक ने, पत्रकार ने कहा कि 70 साल में यदि कुछ नहीं हुआ तो यानी आप पीढ़ियों को गाली दे रहे हैं कि 70 साल से कुछ। इस चीज को कहना चाह रहा हूं, उनका कोई विरोध नहीं है। दूसरी बात, वैक्सीन का हमने विरोध नहीं किया था। जब वैक्सीन 612 रुपए 800 रुपए पर बेचे जाने की बात हुई थी, इसका विरोध हमने किया था। हम अखिलेश यादव की तरह ये नहीं बोले थे कि हमने नहीं लगवाया। नहीं, आपके नेता जो राहुल गांधी है वो बार बार भारत सरकार पर दबाव बना रहे थे कि चाइनीज वैक्सीन को इंपोर्ट कर लिया जाए। बार बार वो कह रहे थे कि भारत में वैक्सीन जल्दी से नहीं बनेगी। इसके अलावा पूरे कोरोना काल में अफरा तफरी की स्थिति, लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी रोज कोई ना कोई ऐसे बयान दे रही थी। नहीं, कोई बयान, वैक्सीन का हमने विरोध नहीं किया है। किसी का स्टेटमेंट आप नहीं दिखा सकते हैं कि कोई ऐसा विरोध हुआ हो। और सवाल आपने क्या किया था, ये तो मैंने भाई को क्लियर कर दिया कि हम विरोधी नहीं है, लेकिन आप कोई भी कार्य करें, जैसे संसद का उद्घाटन था तो राष्ट्रपति महामहिम को बुलाना चाहिए। संसद भवन जब बन रहा था तो भी तो कांग्रेस पार्टी के लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे। हाँ, बिल्कुल जा रहे थे। इसलिए जा रहे थे कि आप बताएं, आपने तो कक्षा 6 में पढ़ा होगा कि संसद 3 चीजों से मिलकर बनता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। आप एक शख्स को काट दे रहे हो 33%, बुला ही नहीं रहे हो। तब हम गए कि भैया बुलाना चाहिए उनको। अरे बुलाने के लिए आप कोर्ट नहीं गए थे, आप संसद भवन नया ना बने इसके लिए कोर्ट गए थे, और वो भी एक बार नहीं 3 बार गए, तीनों बार आपकी पिटीशन खारिज कर दी गई। ऐसे देखिए एक बात बताएं, ऐसा नहीं कि संसद भवन ना बने, संसद भवन बने, लेकिन जिन हालात में कोविड के उस कष्ट में जो नवनिर्माण हो रहा था वो बिल्कुल शाहजहां टाइप हो रहा था, जहांगीर टाइप। तो हमें आवश्यकता कब किस चीज की थी, इस पर हुआ था। बाकी हम उसे रोकने के लिए नहीं गए थे भाई साहब, हमें तो जानकारी नहीं है। चंद्रशेखर जी, मैं यहाँ 2 बात कहना चाहूंगा कि जो आपने राजा टाप की बात करी, उस तरह तो एक अरविंद केजरीवाल साहब हैं जो शीश महल अपना बंगला बनवाते हैं। दूसरा, आपकी जब सरकार थी UPA 2 की, उसमें मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने टॉयलेट 10 करोड़ का बनाया था। टॉयलेट, पता है आपको, 10 करोड़ रुपए का टॉयलेट बनाया था।
तो मेरा कहना है कि वो जो संसद भवन बन रहा था वो संसद भवन मोदी का नहीं था, वो संसद भवन देश का था और प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर दिया कि सिद्ध तो कर दिया कि मोदी का ही है। अगर नहीं था तो राष्ट्रपति काहे नहीं बुलाया? जी हाँ, इसका जवाब दीजिए शिवेंद्र जी। नहीं था, अगर मोदी जी का नहीं था तो हमारे उस महामहिम को क्यों नहीं बुलाया गया जो राष्ट्र की प्रथम महिला है, जिनका महिमा मंडित किया गया, आदिवासी है, फलाना है, ढिमका। जी बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले हम अपने राजनीतिक विश्लेषक अभिनव पांडे जी के पास चलेंगे। अभिनव जी जी अभिनव जी, थोड़ा हमारी ये जो विशेष बातचीत है मुद्दे की चर्चा में, अब ये बात यहां तक आ गई है, आपने सुना होगा चंद्रशेखर जी को। आपसे मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि क्या चंद्रयान 3 जो हुआ है, इससे क्या इन दोनों पार्टियों को कोई मार्जिन मिल सकता है अगर इस पे विवाद खड़ा किया जाए तो? और दूसरा, ये विवाद करते करते संसद भवन पहुंच जा रहे हैं, विवाद करते करते और भी चीजों पे जा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चंद्रयान 3 के बाद क्या पार्टियां इसका लाभ ले पाएंगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लंबे समय से जी एक क्रेडिट लेने का मोड़ चल गया है जी, क्रेडिट लेने का, ये हमने किया नहीं, ये हमारे द्वारा हुआ। आप चाहे तो देख लीजिए, मेट्रो ही लखनऊ में बनी, मेट्रो हमने बनवाया, हमने चलवाया, हमने बुनियाद रखी। एक होड़ का गेम चल गया है क्योंकि जनता के बीच में कुछ समझा पाया नहीं जा रहा, जनता को बताया जा नहीं रहा। प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस का ये हाल हो गया है कि मोदी भाजपा के नक्शे कदम पे विरोध करने तो चली है, पर विरोध का तरीका गलत है। जब तक दिग्विजय सिंह जैसे लोग कांग्रेस में हैं और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग सपा में हैं, तो जनता को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। विरोध करिए, पर विरोध के साथ जनता को आप समझा नहीं पा रहे हैं कि आप विरोध कर क्यों रहे हैं। आपके विरोध से देश के लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि आप देश के विकास के खिलाफ हैं। मोदी जी का विरोध करना एक अलग बात है, पर इसरो ने जो उपलब्धि हासिल की उस पर बधाई देना बहुत अच्छी बात थी, पर कमेंट नहीं होना चाहिए था, उस पर तंज नहीं होना चाहिए था। और 2014-24 में जनता की जी आपकी आवाज के द्वारा जी तो काम पहले किए। अनुभव जी, कई राज्यों में सरकार है, परंतु अनुभव जी, मेरा एक प्रश्न आपसे और है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता मणिशंकर अय्यर, जो एक तरह से ब्यूरोक्रेट्स भी थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने अपनी एक किताब के विमोचन के बाद आए दिन वो इंटरव्यू में सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने अभी एक बयान दे दिया मणिशंकर अय्यर ने कि पीवी नरसिम्हा राव भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे। हेलो जी 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 आप इस बात को समझिए। वर्तमान समय में ऐसा हुआ है कि सही दिशा में सही तरीके से अपनी बात को रखने के लिए कोई तैयार नहीं। पहली बात तो क्रेडिट चाहिए और पॉपुलैरिटी चाहिए, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। जी जैसे लगता है बिग बॉस खेला जा रहा है, किसी को भी कुछ भी कह दो, किसी को कुछ भी बता दो, किसी के लिए कैसे भी आप कुछ भी बता सकते हैं। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के गठबंधन के समय में प्रधानमंत्री थे, भाजपा के समय में नहीं थे। तो अय्यर जी का ये नाता है कि कहीं ना कहीं या तो वो अज्ञानतावश कर रहे हैं या तो दिग्विजय सिंह जी के चिन्हों पे चल चुके हैं। और मेरा सबसे बड़ा एक बात कहना है तो देश की जनता को आपके माध्यम से ये क्रेडिट को खत्म किया जाए। अगर क्रेडिट लेना ही। अनुभव जी, मैं आपके पास आता हूं, पहले जरा जवाब दे लेता हूं शिवेंद्र सिंह जी से। शिवेंद्र जी, दिल्ली में जो महिलाएं थी धरने पे, अगर क्रेडिट लेना और वहां जाके लोगों को, महिलाओं को संसाधन देनी चाहिए थी, तुम तुम्हारे साथ हैं। नहीं भैया, वहां नहीं खड़े होंगे, सेना के वहां खड़े हो जाएंगे फोटो खिंचाने, इसरो में आ जाएंगे, वहां महिलाओं के पास नहीं जाएंगे। वो दूर था, उनके आवाज से जंतर मंतर दूर था, वहां नहीं जाएंगे। शिवेंद्र जी, अभी अभी हमारे जो चंद्रशेखर मिश्रा जी हैं कांग्रेस पार्टी के सचिव, क्योंकि उनका सांसद उसमें इन्वॉल्व था ना, उनकी पार्टी का। शिवेंद्र जी, चंद्रशेखर मिश्रा जी ने कड़े प्रश्न आपसे किए हैं। दूसरी बात, चंद्रशेखर मिश्रा जी की पार्टी जो है वो बार बार कह रही है इसरो को लेके हमलावर है, और जिस प्रकार मणिशंकर अय्यर ने पीवी नरसिम्हा राव पर बयान दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं पहले ही बता चुका हूं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे स्वयं राहुल गांधी हो,
और चाहे मैं कोई भी उनके पार्टी का कोई भी शिवेन जी अभी राहुल गांधी जी ने आज भी कारगिल में एक बड़ा आरोप लगाया प्रधानमंत्री पे और कहा कि चाइना हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है। वही भाषा का प्रयोग हो रहा है जो चीन के दूतावास आज सवेरे से बोल रहे हैं। वो तो ऐसे भी चाइना की भाषा बोलते हैं और ये अतीत की बात उन्होंने मिश्रा जी ने दो मैं पहले पॉइंट पर पढ़ाता हूँ। जो पॉइंट है अतीत की बात भी करूंगा जिन्होंने मोदी जी पर आरोप लगाया उस पर भी बात करूंगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब कोरोना काल का संकट था वैक्सीन पैसे एक आदमी मुझे ढूंढ कर लगे जो बता दे जिससे पैसे लिए गए हैं। जब पहली बार गजट हुआ है तो रेट के हिसाब से गजट हुआ था कि सरकारी अस्पताल में इतना, प्राइवेट में इतना। सिंह साहब जानकारी रखिए, जब पहली बार, फिर विरोध हुआ है उसके बाद फ्री किया गया है। एक आदमी नहीं मिलेगा जो यह आकर कहे कि मुझसे पैसे लिए गए। ये अखबार में निकला था कि प्राइवेट अस्पताल में इतना रुपया, सरकारी में इतना। विरोध हुआ है फिर फ्री हुआ। आप जानकारी रखो मित्र, मैं गलत आरोप नहीं लगा रहा हूं। भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस का हूं यार, सत्य के साथ हूं। कांग्रेस तो कभी सत्य हो ही नहीं सकती। मैं बोलने पर आऊंगा अगर आप सुनने पर। नहीं, आप क्या आपको दिग्विजय का बयान याद है? खट्टर का बयान तो कभी आप पढ़ते नहीं हो कि खट्टर क्या बोल देते हैं, बच्चियों के कपड़े से लेकर और अपनी सुरक्षा स्वयं करो। वो बयान आपको नहीं याद रहेगा, दिग्विजय का बयान याद रहेगा आपको। बात यह है, जो फर्जी बात नहीं, यहाँ एक राजनीतिक विषय। जब पहली बार सर्कुलर आया था तो उसमें रेट तय किया गया था, बाद में विवाद उठाए, फ्री किया गया। मेरा इतना कहना है कि जो अभियान छेड़ा है, इस अभियान के बाद भारत को जो लाभ होने वाले हैं वो तो बहुत से होने वाले हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसको भुनाने के लिए जाएगी या वो अपने उन्हीं पुराने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी जिनके आधार पर 2019-2014 जीते थे? शिवेन जी, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को लेकर चलती है, मुद्दे वही है। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी बार बार आपको बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे घेर रही है, इस पर अभी तक कौन सी कार्रवाई हो रही है और क्या उन मुद्दों का इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, जनता सब जानती है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता तो कुछ भी कहते हैं, आप कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस का मतलब देश नहीं है ना। देश क्या कह रहा है, देश क्या स्वीकार रहा है, और ये देश में दिखाया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितने आरोप लगा रही थी भाई, अपने कांग्रेस इस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। शिवेन जी, कांग्रेस इस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और आपको बता दें कि जो INIDA गठबंधन बना है उसको भी लीड करने का काम कांग्रेस कर रही है, इसलिए उसको गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा। और देखिए, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और पेट्रोल डीजल कहां पहुंच गया, खाद कहां पहुंच गया, जनता सब जानती है कि बहुत हुआ। नारी पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, फिर नंगी महिलाओं का परेड निकाला जाने लगा, जनता सब जानती। शिवेन जी उत्तर दीजिए, जनता से कुछ छुपा हुआ है। शिवेंद्र जी उत्तर दीजिए आप चंद्रशेखर जी का। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, ये बीच में बोलने से पहले तो आप इनको बीच में बोलना बंद करिए। तो आप गड़बड़ बात बोलोगे तो बोलूंगा भाई। अरे चंद्रशेखर जी उनकी बात हो जाने दीजिए। चंद्रशेखर जी उनकी बात हो जाने दीजिए। नहीं बोलेंगे। हाँ शिवेंद्र जी बोलिए शिवेंद्र जी बोलिए। चंद्रशेखर जी शांत है, बोलिए। मैं इन्होंने जो कहा वैक्सीन की बात शुरू करी, मैं वहां से जवाब देना चाहता हूँ। मुद्दे पर रही ना, भटकाइए मत, है ना। सिर्फ आप बोल रहे और दूसरे को बोलने से ये नहीं होता है। आपने कहा वैक्सीन का उस समय जो काम करना चाहिए था, उस समय संसद भवन बना। हमने ये नया भारत है साहब, ये नेहरू का भारत नहीं है। तो उसने कहा हमारे पास संसाधन नहीं, हम चाइना से युद्ध नहीं कर सकते, अभी देश आजाद हुआ है, हम कैसे चाइना। ये बहाने बनाने वाली सरकार नहीं है। हम उसी समय वैक्सीन डे मुफ्त में बना रहे थे, हम उसी समय संसद भवन बना रहे थे, उसी समय चंद्रयान 3 का भी बजट बना रहे थे। तो ये नया भारत है। तो नई संसद भी हम बनाएंगे, नया चंद्रयान मिशन भी लागू करेंगे, फिजिकल स्ट्राइक भी करेंगे। तो नया भारत। और रही श्रेय लेने वाली बात, उनका मोदी जी पर आरोप लगा है, मोदी जी श्रेय लेते हैं। शिवेंद्र जी, देश आजाद हुआ और आजादी किसने दिलाई, ना जाने कितने भूले थे फांसी पर, ना जाने कितने उन्होंने गोली खाई थी। और झूठ बोलते साहब कांग्रेस आजादी लाई थी। अरे 52 साल झंडा नहीं फहराया है तिरंगा, 52 साल झंडा नहीं फहराया। बताओ एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताओ RSS का, चैलेंज करता हूं, एक बताओ कौन फांसी पर चढ़ा, एक बताइए फांसी पर कौन चढ़ा।
जेल चले गए थे, माफीनामा मांग के वापस चले आए थे। बताओ ना 2-4 नाम। क्या बात करते हो यार, 52 साल तक कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया गया। चंद्रशेखर जी बात कर रहे हो आजादी की। चंद्रशेखर कांग्रेस के थे, आप बताया मैं। चंद्रशेखर जी हिंदू महासभा के थे। क्यों हिंदू महासभा के थे? चंद्रशेखर जी उन्होंने कहा झूठ बोलते हैं भाजपा वाले, अरे झूठ तो कांग्रेस वाले बोलते हैं। कांग्रेस वालों ने सबसे बड़ा कि अटल जी ने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। अटल जी का एक वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। रजत शर्मा जी के एक कार्यक्रम आता था जनता की अदालत, उसमें पड़ा हुआ है। दुर्गा उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन दुर्गा उन्होंने कहा या नहीं कहा, लेकिन कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने उनके घुटने का इलाज कराया, किसी आरएसएस और भाजपा ही ने नहीं कराया। चंद्रशेखर जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है। चंद्रशेखर जी अभी तक जितनी भी इतिहास की पुस्तकें पढ़ी हैं, मैंने गोली से मरते हुए गांधीवादियों को नहीं देखा, ना ही उन्हें संघर्ष करते देखा। यह तय है कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका नाम सबने सुना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सबने सुना। और चंद्रशेखर जी, मैं यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली भारत में आता है और वो कलकत्ता पहुंचता है, उससे जब भारत के वहां के राज्यपाल पूछते हैं कि क्या आप गांधी जी या कांग्रेस के आंदोलन से डर के गए थे, तो वो मुस्कुराया और कुटिल मुस्कान में उसने कहा कि मैं नौ सैनिक आंदोलन से और जय आजाद हिंद फौज से डर के भागा, ना कि मैं कांग्रेस पार्टी से भागा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो उन्होंने ही बनाया था, कांग्रेस पार्टी का जो गठन किया था तो अंग्रेजों ने किया था। तो आप जिस बलिदान की बात कर रहे हैं, उस बलिदान को भारत की बहुत बड़ी जनता स्वीकार नहीं करती है। अब आपने अंग्रेज था आरएसएस जो काली टोपी लगाता है, वो कहां से लेकर के आया था, ये भी जरा पढ़ के पता कर लेना कि विदेश के कहां से लेकर के आया था। पढ़ लेना तब आना भैया। द्विवेदी जी, अब आप गोदी मीडिया की तरफ बढ़ गए। पहली बात बता दूं, जिस गांधीवादी को कह रहे हो गोली खाना, वो खुद ही गांधी गोली खाया था। नंबर 1 बात जी बता रहे हो ना कि गांधीवादी कौन गोली खाया था, तो गांधी स्वयं गोली खाया था। चंद्रशेखर जी, मैं सिर्फ एक बात रखूंगा, पूरा मौका गांधी को तो नंगा फकीर भी कहा गया। अगर नंगा फकीर भी कहा गया। सर्जिकल स्ट्राइक करती है, अगर उसको हम रिलीज करते हैं तो हम गोदी मीडिया हो जाते हैं। अगर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनता है, उसको हम दिखाते हैं तो हम गोदी मीडिया हो जाते हैं। अगर भारत में कन्हैया लाल को मार दिया जाता है और उमेश कोहले को बिना किसी मतलब के, तो हम गोदी मीडिया हो जाते हैं। अगर किसी रामनवमी के जुलूस पर हमला होता है और हम उसके मीडिया कवरेज करते हैं, तो हम गोदी मीडिया हो जाते हैं। कब तक आप इस तरह भारत के लोगों के हितों को चोट करते रहेंगे? अब आप अपनी बात रखिए कि कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान रहा भारत की आजादी में। 3 ही आंदोलन भारत ने किए। ये जो आपका आक्रोश है, ये मैं सिंह साहब में देखना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, लेकिन वो आक्रोश आप में उतर आया। कुल मिलाकर के चीन के नंबर 1 बात, अभी न्यूज क्लिक का एक बयान आया, उसमें चीनी मीडिया कहा गया। पत्रकार, आप एक पत्रकार होकर के अगर इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कांग्रेस का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था, तब तो पूरी इतिहास, पूरी पुस्तक, सारी चीजें मिथ्या हैं मित्र, कि कांग्रेस का कोई योगदान ही नहीं था। फिर योगदान किसका था? सिर्फ क्रांतिकारियों का था। व्यवस्था देना, रूप देना, आवेदन देना, बैठना, सविनय अवज्ञा, ये सारी चीजें क्या थी? केवल आप दिल पे हाथ रख के चंद्रशेखर जी बताइए कि इस देश के अंदर गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन किए। पहला आंदोलन 1919 का असहयोग आंदोलन कहलाया। दूसरा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ 1936 से 1939 के बीच में नमक आंदोलन, और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। अगर इतना ही प्रबल आंदोलन था तो 1942 में अंग्रेज क्यों नहीं भाग गया? क्यों नहीं भाग गया बताइए? अंग्रेज ब्रिटेन में जो इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, उसमें एटली कहता है कि ये हम तब भाग कर आए जब भारत की नौसेना ने हमारा विरोध किया और वहां पर आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इटली के क्या नाम है, जर्मन के हिटलर से मिल चुके थे, हमें दिक्कत थी इसलिए हम भागे। उसने कहीं नहीं जिक्र किया कि कांग्रेस के आंदोलन से हम भागे। वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना, आजादी तो उसी ने वापस दी थी। देखिए, मूलतः हम वहीं आते हैं कि किसी भी चीज का क्रमिक विकास होता है। सवाल इस पर किसी दिन एक दिन चर्चा करिए, 2 घंटे रखिए, तब बात हो कि कांग्रेस का योगदान था कि नहीं था। और इस तरह अगर आजाद होना था तो 1857 में ही हो जाता भाई। क्रम से कोई चीज होती है मित्र, क्रम से होती है। 42 में अंग्रेज तो नहीं भागा, लेकिन 42 में हम हिंदू महासभा को भी अपने साथ नहीं ला पाए, उसने भी मेरा समर्थन नहीं किया।
दिक्कत इस बात की। 42 के आंदोलन में तो कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन में साथ में नहीं थी। स्टालिन ने तो क्या कम्युनिस्ट क्या भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिस्ट के समकक्ष कन्हैया कुमार जो भारत के टुकड़े होंगे साथ में था, वो आपकी पार्टी का महासचिव बन गया, उसका भी कोई रोल नहीं था। क्या कम्युनिस्ट के बराबर ही भारतीय जनता पार्टी को मानते हो? नंबर 1। नंबर 2, कन्हैया कुमार ने अगर कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तत्काल समय में तुरंत मोदी सरकार थी, उसको उठाकर जेल में क्यों नहीं डाला गया? शिवेंद्र जी जवाब क्यों नहीं डाला गया? शिवेंद्र जी जवाब दीजिए। दिल्ली पुलिस तो भाजपा के पास घूम क्यों रहा है? सवाल कांग्रेस पार्टी में क्यों घूम रहा है? उसने अपराध किया, उसने अपराध किया तो उसको तुरंत जेल में क्यों डाला गया? शिवेंद्र जी आप जवाब दीजिए। चंद्रशेखर जी ने बड़ा मुद्दा उठाया है, ये छोटा मुद्दा नहीं है। तब उसको जेल में डाला जाता है। शिवेंद्र जी इनको जी, ये चंद्रशेखर जी ने बड़ा मुद्दा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी, कन्हैया कुमार और ऐसे जो अलगाववादी लोग हैं, जो अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, उनको अंदर क्यों नहीं किया? अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको गरिया रहे हैं। तब तो बुआ के साथ सरकार चलाएंगे कश्मीर में। एक ध्वज, एक निशान, एक राष्ट्र, और फिर वहां 2 ध्वज लगता है और बुआ के साथ सरकार बनाते हैं। बनाएंगे। क्या बात करते हो यार? कथनी और करनी में अंतर है, चीजें स्पष्ट नहीं है। अभिनव पांडे जी, क्यों अभिनव पांडे जी, अभिनव जी बीच में नहीं बोलेंगे, जब आप बोलते हैं सुनता हूँ। अभिनव जी ये ठीक नहीं है। चलिए अब आप बोलिए। अभिनव जी बोलिए जी बोलिए। देखिए, इनको ऐसा ये है कि आज यदि इनसे कोई प्रश्न करता है और सही प्रश्न करता है, या राष्ट्र हित के लिए प्रश्न करता है, राष्ट्र के लिए प्रश्न करता है, उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। ये कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करेंगे, चंद्रयान जब छू गया तो उस पर इन्होंने तमाम तरीके की बातें करी, तमाम तरीके के आरोप लगाए। आपने गया ही नहीं था यार, तो आप पर अरे क्या बात करते हैं? चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर मदद से, उसी की मदद से चंद्रयान 3 सफल हो पाया, ये नहीं जान रहे क्या? मोदी साहब बैठ गए थे जाके, असफल हो गया था यार, मसला ही ना बैठते तो शायद चला भी जाता। बेबुनियाद बातें करते हैं आप लोग। सही है, सही बता रहा हूँ आप। ये डिबेट के देखो इस बार चंद्रयान 3। अभिनव जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभिनव जी, फिर मैं कुछ बोलने लगूंगा तो आपको बुरा लगेगा। जब चाइना से युद्ध हो रहा था उस समय नेहरू जी शिकार से घर में बैठकर, अरे मोदी जी तो फिर भी सेना के साथ जाते हैं, सेना के साथ खड़े होते हैं, आपके नेहरू जी तो अय्याशी कर रहे थे, बुरा लगेगा फिर देखो भाषा की मर्यादा बनाए रखे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाषा की मर्यादा में बात करिए। नेहरू इस देश के आप लोग ने मेरा मर्यादा बनाया भैया। केकेडी उनका पूरा सम्मान करता है। केकेडी न्यूज किसी भी इस प्रकार की अभद्र भाषा का समर्थन नहीं करता। शिवेंद्र जी, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग केकेडी न्यूज पे नहीं चलेगा। कुल मिला के तथ्यात्मक रूप से आप चंद्रशेखर जी को जवाब दीजिए। और मैं अभिनव जी से चाहूंगा, अभिनव पांडे आवाज आ रही है? अभिनव पांडे जी, प्रधानमंत्री प्रकार की भाषा ना बोले, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को ध्यान रखना चाहिए। अब अभिनव पांडे जी, अभी जिस प्रकार कांग्रेस ने हमला किया, क्या आप कांग्रेस पार्टी के चंद्रशेखर मिश्रा जी ने बोला, उस पर आप क्या कहेंगे? चंद्रयान 2 पूरी तरह फेल हुआ था, झूठ फैला रहे हैं, वैज्ञानिकों की मेहनत को आप बदनाम कर रहे हैं। पूरी मेहनत से चंद्रयान 2 हमारा सफल हुआ था, उसका लैंडर आज भी वहां पर है और उसी की मदद से चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचा हुआ है। क्या बात करते हैं आप? कांग्रेस को भारत की सत्ता से हटाने का सबसे बड़ा कारण था धीरे धीरे शिक्षा माफियाओं का देश पे हावी होना, महंगाई को बढ़ते रहना। मतलब वो चीजें जो देश की हित में थी उसको छोड़ के अपने लाभ में करना। इसलिए भारत की जनता ने कांग्रेस को हटा के भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही गद्दावर व्यक्ति को चुना, जिनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि देश की जनता जान गई थी कि जिन्होंने गुजरात का इतना विकास किया देश में। अब अभिनव जी, कांग्रेस के नेता जो है, अभिनव जी कांग्रेस के नेता तो कहते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं, मेरी बात तो मत मानिएगा। जो कांग्रेस ने शुरुआत की थी 2019 में, कहीं ना कहीं मोदी जी की गलती मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि अकेले व्यक्ति हैं, पर भाजपा उसी पथ पे चल चुकी है। शिक्षा माफिया वैसे ही हावी है, ड्रग्स माफिया वैसे ही हावी है, देश में कर्जा बढ़ता जा रहा है। मोदी जी अपने क्षमता के अनुसार जितना कर सकते हैं कर रहे होंगे, मैं उन पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, परंतु जैसे मैंने कल कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी चीज गलत होती है तो
जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। अर्थव्यवस्था देश कैसे बनता जा रहा है, जरा ये भी बता दीजिए। देश 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, कैसे बना है? सिंह साहब, एक और निवेदन है, हम लोग सनातनी हैं और जब हम टीका माथे पे लगाते हैं चंदन का, तो हम बहुत शांत व्यक्ति माने जाते हैं। तो अभी शांत है, उसको प्रवक्ता जो है ना, ये इस प्रकार की बातें करते हैं कि हमारे धैर्य को स्वर में बदल लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्रथम, शायद आपके लिए प्रथम की मान्यता नहीं होगी क्योंकि आपके लिए प्रथम की गिनती नहीं है। जब पहली बार इसरो का गठन हुआ उसमें आप व्याख्यान कर रहे हैं, और पहली बार चंद्रयान चांद पे पहुंचा तो उसकी आप आवाज़ ले रहे हैं, और देश का पहला आजादी के बाद बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र नेहरू, उसको आप अय्याश क्या दे रहे हो? आपने क्या अय्याशी करते देख लिया उनको? नहीं, ये गलत भाषा का प्रयोग था, ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में हर प्रधानमंत्री ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। खासतौर पर देश बना तो नेहरू जी ने को भी बड़े परिश्रम करना पड़ा, इस देश को एक को जोड़ना पड़ा, कोई भी आलोचना नहीं कर सकता है। लेकिन ये राजनीतिक क्षेत्र है और हर घटना का कहीं ना कहीं राजनीतिक मतलब होता है, इसलिए हमने राजनीति को लेकर के चर्चा करी। इसमें मेरा मानना है कि हमारे सारे पैनलिस्टों से मेरा अनुरोध है कि आप मर्यादा, अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि भारत का प्रत्येक नेता हमारे लिए सम्माननीय है। वो अलग बात है कि उसका आचरण कैसा है जनता तय करेगी, ये तय करने वाले हम और आप नहीं होते हैं। चंद्रशेखर जी, मैं एक विषय और भी आपके सामने रखूंगा कि इस पूरे चंद्रयान को लेकर के जो घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद 2024 में कांग्रेस की क्या रणनीति है चुनाव में? चंद्रयान जी के बाद ने कहा कि चंद्रयान 2 मोदी जी की वजह से फेल हुआ, इस पर जवाब दिया। जो समझेगा उसको भाषा में समझाया जाएगा, इनको माननीय मोदी जी का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अभिनव जी, शिवेन जी, एक मिनट जरा हम चंद्रशेखर जी से बात कर लें। जी चंद्रशेखर, नोटबंदी बेरोजगारी पे लड़ेगी चंद्रशेखर जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2024 को लेकर के ये क्या, जो जिस तरह आप लोगों के नेता आए दिन बयान दे रहे हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, जयराम रमेश जी हो, दिग्विजय सिंह हो, ये जो बयानबाजी हो रही है, क्या लगता है कि 2024 में आपके लिए ये बयान कुछ नुकसान कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में और एक देश के अंदर? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, परिवार हो, आप सबको एक जैसे एक भाषा नहीं बुलवा सकते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनमें से कोई ना कोई नेता अपना व्यक्तिगत विचार, भाव, आक्रोश, क्रोध बक देता है। ये कांग्रेस कोई भी बोलता है तो कांग्रेस पार्टी का नहीं है। मोदी जी के लिए मणिशंकर अय्यर ने जिन शब्द का प्रयोग किया था, यदि वो कांग्रेस की भाषा होती तो मणिशंकर अय्यर तुरंत बाहर ना हो जाते। देखिए, हम कांग्रेसी हैं। आपने आरोप, अब अभिनव सिंह साहब अब चुप रहो, नहीं तो भी और बोलूंगा तब गुस्सा हो गए आप। तो हम उस मुद्दे पर आते हैं कि 24 में हम बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इनके झूठ पर कि इन्होंने कहा था चीजें सस्ती होंगी, इनके बाबा आते थे 40 रुपए में डीजल पेट्रोल, वो मैडम आती थी, स्मृति जी पूछती थी इतने में चाहिए, और कहां से कहां पहुंच गया। कड़ुआ तेल 200 रुपया किलो बिका, टमाटर 200 रुपया किलो बिका, प्याज 150 तक गया। तो जो आम जनता की जो जरूरतें हैं, बात पूरी होने दीजिए, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। हम सामाजिक विषमता जो हो रही है, जो समाज में विभाजन हो रहा है, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। सर्वधर्म संभाव पर चुनाव लड़ेंगे और जनता से यह पूछेंगे कि इस 9 साल में अगर आपने देख लिया हो, आप संतुष्ट हो? भाई 450 का सिलेंडर 1100 में ले रहे हो, कड़ुआ तेल 60 रुपए वाला 200 में ले रहे हो, टमाटर इस भाव ले रहे हो, प्याज इस भाव ले रहे हो, डेटा, मोबाइल का कोई एक चीज आप, ठीक है महंगाई बढ़ती है, मैं इनकार नहीं करता भैया, 10 रुपए की चीज 12 रुपए में हो जाए, बात सुन, लेकिन 10 रुपए की चीज 40 रुपए में होगी तो जनता को खलेगा। 500 रुपया कमाने वाला आदमी 200 रुपए में 100 ग्राम तेल, आटा, चावल ले जाकर के अपना पेट भर लेता था, आज वो नहीं भर सकता है। ये हमारे लिए नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी जो हमारे जैसे गरीब परिवार से होंगे, मध्यम परिवार से होंगे, उनको भी ये महंगाई तकलीफ दे। बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लड़ेंगे। तो हमारे पास तमाम मुद्दा, चंद्रयान राष्ट्र की उपलब्धि है, चंद्रयान सरकार की भी उपलब्धि है, मैं इससे इनकार नहीं करता। हाँ, विरोध है। विरोध यह है कि 8% बजट इसरो का घटा दिया गया था, इस पर विरोध है। इसको नहीं घटाना चाहिए था।
इसे बढ़ाना चाहिए था। हर राष्ट्र बढ़ा रहा है, आपने घटा दिया। उसके बाद भी वैज्ञानिकों को सलाम है कि 616 करोड़ रुपए में आपने वहां से वहां पहुंचा दिया। चंद्रशेखर जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी मानसून के सत्र में जो सरकार एक बिल लेकर के आई है उसका नाम है NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। उसमें इसरो सहित अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली एक नियामक बना दी गई है, निस्पाम। और वो निस्पाम मिलकर के देश में 140 स्टार्टअप चालू होने जा रहे हैं। सरकार उस पर पैसा भी खर्च करने जा रही है और उस बजट के साथ साथ सरकार प्राइवेट पार्टनर भी ला रही है। ये भी एक अच्छा काम है। लेकिन मेरे सिर्फ आपसे एक प्रश्न है कि इतने जबरदस्त मुद्दे होने के बाद भी आपको जनता ने 2019 और उत्तर प्रदेश 2022 में बाहर क्यों किया? यही मुद्दे आप हर रैली में बोल रहे थे, आपके नेता बोल रहे थे, उसके बावजूद भी जनता ने आपको क्यों नहीं जिताया? भाई बाहर इसलिए किया कि एक व्यक्ति ऐसा आया जो बोला ये आधार इतना गड़बड़ है, गुजरात पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा है, आधार अगर लागू हो गया तो प्रदेश खतरे में आ जाएगा। एक व्यक्ति आया जो कहा कि हम इतना सस्ता लाएंगे, हम चीजों को, नारियों का सम्मान करेंगे, हम 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। जनता प्रभावित हो गई, जनता ने उसे चुना, 5 साल वो रहा। भाई कुछ काम किया, ऐसा नहीं कि सरकार का, भाई इसरो ने चंद्रयान बनाया, कहीं हार्ट का ऑपरेशन होता है, रोड बनेगा, अच्छे काम भी हुए, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। गडकरी साहब को सलाम करता हूँ, उन्होंने रोड की दिशा में बढ़िया काम किया। तो सरकार रहेगी तो काम तो होगा साहब, ये इनकार नहीं। फिर जनता ने देखा कि चलो और दे देते हैं 5 साल, लेकिन अब 10 साल 10 नहीं, देखिए ये लोकतंत्र है और ये जनता के आशीर्वाद से और स्नेह से बनता है। हम कोई ऐसा नहीं साहब कि 1951 से लेकर के अभी तक हम ही बैठे होते, तब फिर लोकतंत्र के, तब तो राजतंत्र हो जाता ना। देखिए अब ठीक है, यहाँ है, पहले हम शिवेन जी के पास जाएंगे, बारी सभी के पास आएंगे। अब जनता तय करेगी कि इन 10 वर्षों में जनता को क्या मिला, क्या वादे पूरे हुए, 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई। चंद्रशेखर जी, कार्यक्रम समापन पे मैं आपके पास फिर वापस आता हूं। शिवेन जी, सिर्फ 1 मिनट में बताइए कि चंद्रयान 3 के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हल्के में इसका क्या परिवर्तन आने वाला है? सिर्फ कुछ संक्षिप्त शब्दों में। चंद्रयान से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, पहले तो इस बात को यही खंडित कर देना चाहिए। भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत है और माननीय मोदी जी की इच्छा शक्ति है, दृढ़ शक्ति है और उनका हौसला अफजाई है वैज्ञानिकों के प्रति। 2019 में जो हम थोड़ा सा विफल हुए थे, उनके हौसले अफजाई से निश्चित रूप से 125 करोड़ देशवासियों की ताकत से एक बार फिर हम संभल से खड़े हुए और 2023 में हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की और हम उसमें सफल हुए। अब बात आई चुनाव की, जो आप 2024 में जिस मुद्दे के साथ ही जाना चाहते हैं, तेरा जनता जवाब देगी, जनता बिल्कुल जवाब देगी। जनता यह बताएगी 2022 का चुनाव जब हम लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में गए थे तो इनकी प्रियंका गांधी ने नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, और मोदी जी ने कहा कि बेटी हूं, पढ़ सकती हूँ। तो बेटी पढ़ेगी कि लड़ेगी, ये 2024 में भी होने वाला है। अब पढ़ाई की बात करते हैं और ये लड़ाई की बात करते हैं 2024। अभिनव जी आवाज आ रही? अभिनव जी कैसे पढ़ेगी? अभिनव जी, संक्षिप्त शब्दों में आपसे जानना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 के बाद राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे किसको क्या लाभ होने वाला, बस कुछ शब्दों में बस। चंद्रयान की सफलता के बाद सबसे पहली चीज तो इसरो को वो सम्मान मिलेगा और वो फंडिंग मिलनी शुरू होगी जो उसको अब तक नहीं मिल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं नासा के मुकाबले में इसरो को बहुत पीछे देखा जाता था। तो ये बड़ी सफलता है। दूसरी बात, खोड़ में कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश भाजपा पूरा करेगी, क्योंकि जहां तक कहा जाए भाजपा जी, मोदी जी का योगदान है, मोदी जी का योगदान है, मोदी जी का हर अच्छे काम में मोदी जी है। चाहे वो वैक्सीनेशन बनाओ, भले ही साइंटिस्टों ने बनाया, मोदी जी, भले वो इसरो, चंद्रयान, मोदी जी, सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी जी, कश्मीर 370, मोदी जी। पर महिलाओं के साथ छेड़खानी वो आम आदमी की समस्या है। लोगों की इनकम घटी, वो आम आदमी की समस्या है। जी अभिनव जी, हम समापन पे हैं, हम चंद्रशेखर जी के पास जाना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी चंद्रशेखर जी, हम सिर्फ ये अब बिल्कुल लास्ट कमेंट आपका है और चाहेंगे संक्षिप्त शब्दों में आप इसका उत्तर दें। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं में जोश है, दम है, खम है, उनके पास मुद्दे भी हैं, सब कुछ है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि जयराम रमेश या दिग्विजय सिंह को बाहर आपने नहीं किया है, जयराम रमेश को भी बाहर नहीं किया है, ये लोग जिस प्रकार के बयान देते हैं, क्या इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी मात खा गई 2019, 2022, 2014, 2017? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति का समय होता है और हर व्यक्ति के संघर्ष को फल मिलता है।
जी। और जनता बदलती रहती है, उसको भी टेस्ट बदलना है। ये हो सकता है जो काम ये ना कर पाए काम किए, उस 10 साल में हमने जो किया, इतने बड़े बड़े बिल लाए, जो आज ये फ्री राशन दे रहे हैं, हमने 1 रुपया किलो गेहूं, 2 रुपया किलो चावल उपलब्ध, तमाम चीजें हैं। और जनता के कसौटी पे हम खड़े नहीं उतरे, उसने नकारा। लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होगा, ये पूर्ण विश्वास है। जनता बीच में जाते हैं, जनता के दुख पर विश्वास है। और देखिए, अभिनव जी बात बहुत सही कर रहे थे, लेकिन जब वो मोदी जी के खिलाफ बोलने लगे तो आपने तुरंत कह दिया संक्षिप्त। और सिंह साहब बुरा मत मानिएगा, प्रधानमंत्री मेरे भी हैं मोदी जी। कांग्रेस ये थी बस इन्हीं शब्दों के साथ की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ जुड़े कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव आदरणीय चंद्रशेखर मिश्रा जी, शिवेंद्र सिंह जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन रहे, और अभिनव पांडे जी जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से विषयों को रखा, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इसी के साथ मुद्दे की चर्चा का हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आगे भी देखते रहिए, कल हम फिर मिलेंगे आपको मुद्दे की चर्चा के साथ, किसी नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए केकेडी न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी है। वंदे मातरम।